नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैलेंडर का ये पांचवा वीडियो है। सॉरी, रीजनिंग का ये पांचवा वीडियो है। हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे कैलेंडर। कल जो पढ़े थे उसमें केवल वर्ष, माह और दिन का जोड़ घटाना था, लेकिन आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। तो अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी, पीईटी, टीईटी, लेखपाल, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में सवाल आती है। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं भी करते, एक आम नागरिक हैं, फिर भी आप गंभीर हैं, आपको शौक है नई नई चीजें जानने का, तो बिल्कुल जान लीजिए कि एकदम व्यवहारिक चीज है। इसे आपको जरूर जानना चाहिए कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई और कैलेंडर की क्या क्या विशेषताएं हैं, महीने, वर्ष, दिन। और फिर आप कैसे आप निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब पैदा हुआ था वो कौन से दिन पैदा हुआ था, अगर आप दिन निकाल मतलब दिन नहीं जानते हैं तो कुल मिला के बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है, इसे आपको देखना चाहिए। जो मैंने पीछे वाले वीडियो में प्रश्न पूछा था उसको मैं अभी लास्ट में लगाऊंगा, और आज जो मैं पढ़ाऊंगा उससे संबंधित एक प्रश्न आज भी पूछूंगा। CALENDAR, कैलेंडर। कैलेंडर को वैसे कैलेंडर ही बोला जाता है, लेकिन आप पांचांग भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कैलेंडर को कैलेंडर ही बोले तो ज्यादा सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आपने एक शब्द सुना होगा बीसी, और आपने एक शब्द सुना होगा एडी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, उस पर मत जाइएगा, ध्यान से सुनिए मैं बता क्या रहा हूं। बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब होता है ईसा के जन्म के पहले, यानी कि ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा यानी कि मसीह के पहले, और एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा के बाद, यानी ईसा के जन्म के बाद। अब इसी को मतलब आप देख ही रहे हैं, ईसा पूर्व या ईसा के जन्म के बाद, इसी को एक नाम और दिया जाता है ईसवी, यानी ईसा पूर्व या ईसवी। आप लोग इतिहास में ये दो शब्द पढ़े होंगे कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया और 323 ईसा पूर्व में चला गया। ये कैसे है? तो इसका रीजन यही है। ईसा पूर्व का मतलब कि जब ईसा का जन्म हुआ था उसके 326 वर्ष पहले आया था और 323 वर्ष पहले चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईसाइयों के प्रमुख हैं, ईसाई जिसकी पूजा करते हैं, ईसाइयों के जो भगवान हैं ईसा मसीह, उनका जन्म 1 जनवरी सन 1 को हुआ था। इसके पहले जो भी पैदा हुआ होगा उसको ईसा के पहले बोला जाएगा, और इनके बाद जो पैदा होगा उसे ईसा के जन्म के बाद कहा जाएगा। जैसे इस समय चल रहा है 2021, तारीख 16 जनवरी 2021, तो इसका मतलब हुआ कि ईसा को जन्म लिए हुए अब 2021 वर्ष हो चुका है। मतलब 2021 वर्ष पहले ईसा मसीह जन्म लिए थे। अब उसके भी पहले अगर कोई घटना घटी है तो उसको ईसा पूर्व बोला जाएगा। जैसे 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैलेंडर आप पढ़ते हैं यह एक अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। ये सिर्फ हमारे ही देश में उपयोग नहीं होता, बल्कि दुनिया के सभी देशों में उपयोग होता है। लेकिन एक कैलेंडर और होता है जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर बोलते हैं। वो लगभग हर देश अपना कैलेंडर अपने हिसाब से चलाते हैं। जैसे भारत का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर तो यही ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस पर पूरा काम आपका चलता है, जिस पर सवाल भी परीक्षा में आएगी। लेकिन एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है जिसे क्या बोला जाता है, शक संवत।
शक संवत। शक संवत ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पांचांग है। इसकी शुरुआत हुई थी 78 एडी से। एडी मतलब समझते हैं ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह को जन्म लिए हुए कितने समय हो गए थे? 78 साल हो गए थे, तब इस कैलेंडर की शुरुआत हुई। शक कनिष्क ने शुरू करवाया था, कनिष्क के राज्यारोहण के समय की तारीख है। और इस कैलेंडर की शुरुआत किस महीने से होती है? चैत से होती है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आपने सुना होगा, गांव में बहुत चर्चा होती है। तो वो किस कैलेंडर का है? शक संवत का। हमारा संविधान जो बना है उसमें जो कैलेंडर की चर्चा है उसका है नाम विक्रम संवत। विक्रम संवत, ये विक्रम संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है, लेकिन संविधान में विक्रम संवत कैलेंडर की ही तारीख लिखी गई है और इसकी शुरुआत होती है 58 बीसी से। 58 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के 58 वर्ष पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। अब आपसे ये पूछा जाए, कभी कभी ये भी प्रश्न आया है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने का अंतर है। तो विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 साल पहले, कहीं कहीं 57 भी रहता है। तो अगर आप 57 जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, मतलब उत्तर के हिसाब से, दोनों उत्तर नहीं रहेगा। तो आप 58 ध्यान में रखिएगा। 58 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई, इस तारीख के 58 साल पहले, और इस तारीख के 78 साल बाद शक संवत की शुरुआत हुई। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16, 7 5 12 और 1 13। तो 136 वर्ष का अंतर है दोनों संवत में। इसका मतलब कि जब विक्रम संवत की शुरुआत हुई उसके 136 वर्ष बाद शक संवत की शुरुआत हुई। ठीक, तो जो बिफोर क्राइस्ट होगा तारीख और जो एनो डोमिनी होगा, उन दोनों में जब अंतर पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जब एक ही तरफ रहेगा तो घटाएंगे। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ, ठीक है, और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना 610 एडी में करी। तो दोनों एडी है, यानी कि ईसा के जन्म के 570 साल बाद मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 610 साल के बाद इस्लाम धर्म की स्थापना करी। तो घटा दीजिए, 610 में 570, 0, 11 में से 7 गया 4, यानी कि जन्म के 40 वर्ष बाद उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी। तो यहां पे देखिए घटाया गया, लेकिन अगर यही बीसी लिखा होता और यहां एडी लिखा होता तब दोनों के अंतर में क्या करते, हम जोड़ देते। तो कभी कभी एक प्रश्न यहां से भी आ जाता है। हमने आपको अभी तक क्या बताया, यही कि जो कैलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, यह ईसाइयों का कैलेंडर है, लेकिन अब ये अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बन चुका है और पूरे देश के लोग यही इसी कैलेंडर पर अपना पूरा काम करते हैं। अब इस कैलेंडर की क्या विशेषता है, दिन माह वर्ष, इसको अब हम अच्छे से सीखेंगे। देखिए, इस कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई को दिन माना जाता है, उससे बड़ी इकाई को माह, वर्ष और शताब्दी। यहां मैंने दो शब्द छोड़ दिया है, एक सप्ताह को और एक पाक्षिक को। सप्ताह को आप जानते हैं कि 7 दिन को एक सप्ताह बोलते हैं और पाक्षिक को 15 दिन को एक पक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, ठीक, वो आप जानते हैं, उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। दिन जो होते हैं आप जानते हैं कि 1 से 31 तक, तो अगर 28 दिन का महीना है तो वो फरवरी है। कभी कभी फरवरी 29 दिन का भी होता है। तो सिर्फ फरवरी ही एक ऐसा महीना है इस कैलेंडर में जो लगातार 3 वर्ष तक 28 दिन का होता है, उसके बाद चौथे वर्ष 29 दिन का होता है। ये क्यों होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद आता है 30, उसके बाद आता है 31। तो सिर्फ 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के हैं और 7 महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के होते हैं। टोटल 12 महीना होता है, आप जानते हैं। और दिन मतलब जो महीने होते हैं वो 4 प्रकार के दिनों से निर्धारित होते हैं, या तो 28, या तो 29, या तो 30, या तो 31। जो 30 दिन का महीना होता है
वो 4 है। क्या है? एक तो महीना है, सबसे पहले आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है जून, जून के बाद आता है सितंबर 30 वाले में, और सितंबर के बाद आता है नवंबर। ये 4 ही महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं। अब इन चारों को छोड़ दीजिए और फरवरी को छोड़ दीजिए, तो 4 और 1 5, बचा 7 महीना, ये सब 31 के होंगे। तो जिसमें अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7। इसे आपको याद रखना हो सकता है मुश्किल हो जाए, तो पहले आप ये याद रखिए कि 4 महीने 30 दिन के होते हैं और 7 महीने 31 दिन के होते हैं। याद कैसे करेंगे? मैं आपको एक बहुत साधारण टेक्निक बता देता हूं। आपकी जो ये मुट्ठी है, इस मुट्ठी में आप ये जो उठा हुआ भाग है और धंसा हुआ भाग है, आप यहां से शुरू करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि उठे हुए भाग में भी गिनिए, उसके बाद धंसे हुए भाग में भी गिनिए। तो जो जो महीना ऊपर वाले में पड़ेगा वो 31 का होगा, और जो जो महीना धंसे वाले में पड़ेगा वो 30 का होगा। जैसे जनवरी उठे हुए में पड़ रहा है, 31 का है। फरवरी की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि फरवरी 28 या 29 का होगा। उसके बाद मार्च फिर 31, अप्रैल फिर 30, मई फिर 31, ऐसे ऐसे सभी ऊपर वाले 31। ये मैं टेक्निक इसलिए बताया ताकि आप याद न करें इसे, और ऐसे ही जब परीक्षा में आवश्यकता पड़े इसकी तो जान जाएं, या व्यवहारिक जीवन में भी जान जाएं। अब बात आती है वर्ष की। तो वर्ष जो होते हैं वो 12 माह के होते हैं, और वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, अभी हम चर्चा करेंगे। और जो शताब्दी होती है ये 100 वर्ष की शताब्दी होती है, यानी कि जब 30 दिन बीतता है तो एक महीना होता है, ऐसे ऐसे जब 12 महीना बीतता है तो एक वर्ष होता है, ऐसे ऐसे जब 100 वर्ष बीतता है तो एक शताब्दी होती है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक, आपने खूब सुना होगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष ज्यादा होते हैं, लीप वर्ष कम होते हैं। लीप वर्ष की बहुत सरल पहचान ये है कि जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, यही इसकी एक विशेषता है। जो भी वर्ष आप देख रहे हैं, जैसे मैं बात करूं सन 2000 की, यह भी एक वर्ष है, 4 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से, इसमें शेष नहीं बचेगा। तो ये सन जो 2000 है ये लीप वर्ष है। 2000 के बाद 2004 ये भी लीप वर्ष है। इसी तरह से 2000 आगे बढ़ेंगे 16 लीप वर्ष होगा, 2020 भी लीप वर्ष है, और 2024 भी लीप वर्ष होगा। जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष है। और इन लीप वर्षों के बीच में 3-3 वर्ष और बच रहे हैं। जैसे सन 2000 और 2004 के बीच में 3 वर्ष हैं, 2001, 2002, 2003। तो ऐसे वर्ष क्या हैं? साधारण वर्ष, यानी कि जो 4 से विभाजित न हो। तो साधारण वर्ष लगातार 3 वर्ष तक आते हैं, और जो लीप वर्ष होते हैं वो हर चौथे वर्ष आते हैं। जैसे सन 2000 में लीप वर्ष आया तो इसके चौथे वर्ष 2004 में आएगा, फिर चौथे वर्ष 2008 में, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ गई? अब ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्यों बनाए गए? तो उसका रीजन ये है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष में जो फरवरी है वो होती है 29 दिन की। और साधारण वर्ष का जो दिन होता है वो 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष का जो दिन होता है वो 366 दिन का होता है, क्योंकि यहाँ फरवरी 28 की है, यहाँ फरवरी 29 की है, तो एक दिन इसमें बढ़ गया। बाकी के सारे महीने तो बदलते नहीं है। तो आपने 2 चीजें सीखा कि साधारण वर्ष में जो होता है साधारण वर्ष वो 4 से विभाजित नहीं होता, लगातार 3 वर्ष तक आता है। फरवरी 28 की होती है,
दिन 365 होता है। और अगर सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह होता है और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और लीप वर्ष में 52 सप्ताह होता है और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त 2 दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह कैसे है ये भी समझ लीजिए। जैसे यहां बताया 365 दिन का वर्ष है, तो आप 365 में 7 का करिए भाग, 7 पचे 35, 36 में 35 गया 1, 15 आया, 7 दूनी 14, शेष बचा 1। इसका मतलब हुआ कि जो सप्ताह 7 दिन के होते हैं उन्हें आप बार बार 52 बार रिपीट करेंगे तो 364 हो जाएगा और एक दिन और बढ़ जाएगा जो 1 जनवरी को पड़ा था, तो एक दिन अतिरिक्त होगा। और इस 366 में जब 7 का भाग करेंगे तो यहां 2 शेष बच जाएगा, यानी कि साधा लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होगा 52 सप्ताह के बाद। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये 28 और 29 क्यों बनाया गया, ये भूगोल का विषय है। जब हम आपको कभी भूगोल पढ़ाएंगे तब हम आपको वहां बताएंगे कि 28 की क्यों बनाई गई, 29 की क्यों बनाई गई। अभी आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर में जो जो कैलेंडर की विशेषता है केवल वो याद करते चलिए, क्यों ऐसा होता है ये जानने की कोशिश अभी आप मत करिए। अब इससे संबंधित यानी जो अभी मैं आपको पढ़ाया इसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं हर बात को नहीं लिखूंगा लेकिन आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे, नोट भी करिएगा। साधारण वर्ष की भी शुरुआत 1 जनवरी से होगी, लीप वर्ष की भी शुरुआत 1 जनवरी से होगी। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होगा, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होगा। अब अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि किसी साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को रविवार है तो उस वर्ष कुल कितने रविवार पड़ेंगे, या साधारण वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है तो उस वर्ष कितने सोमवार पड़ेंगे या कितने मंगलवार पड़ेंगे, कोई भी। इसी तरह का प्रश्न लीप वर्ष में भी पूछा जा सकता है। तो जब साधारण वर्ष में अगर पूछ ले कि कोई दिन पूरे वर्ष में कितनी बार आएगा, तो जितना सप्ताह होता है उतनी ही बार आएगा, क्योंकि एक सप्ताह में एक दिन एक ही बार आता है। 52 सप्ताह है तो यहां भी कोई दिन 52 बार आएगा, यहां भी कोई दिन 52 बार आएगा। लेकिन थोड़ा सा एक मामला है, साधारण वर्ष में पहली तारीख को जो दिन पड़ेगा, मान लीजिए रविवार ही पड़ गया या सोमवार पड़ गया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में कोई भी दिन पड़ जाएगा 1 जनवरी को, तो जो 1 जनवरी को दिन पड़ेगा वह साधारण वर्ष में 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा, क्योंकि वो दिन एक्स्ट्रा में बढ़ रहा है। यहां पे देखिए एक शेष बच रहा है ना, इसका मतलब कि अगर यहां 364 होता तो शेष नहीं बचता, तो सारे दिन 52 ही बार आते, लेकिन एक शेष बच रहा है। तो शेष कौन बच रहा है, जो 1 तारीख को पड़ा है, पहली बार पड़ा है। तो किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो भी दिन पड़ जाएगा वह कुल 53 बार आएगा, बाकी के सभी दिन 52 बार ही आएंगे। इसका मतलब अब प्रश्न पूछा जाए कि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष कितने सोमवार पड़ेंगे, तो 52 सोमवार पड़ेंगे। कितने रविवार पड़ेंगे, 53। कितने मंगलवार पड़ेंगे, 52। कितने शनिवार पड़ेंगे, 52। समझ में आ रही बात। अब यहां आइए लीप वर्ष में। लीप वर्ष में जो 1 तारीख को पड़ेगा जनवरी में वो भी 53 बार आएगा, और जो 2 तारीख को पड़ेगा वो भी 53 बार आएगा। मान लीजिए किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी को रविवार है तो 2 जनवरी को सोमवार होगा, तो ये रविवार भी 53 बार आएगा, ये सोमवार भी 53 बार आएगा, बाकी के जो 5 दिन बच रहे हैं वो 52 बार आएंगे, क्योंकि इसमें 2 दिन बढ़ रहा है। तो पहला वाला दिन बढ़ा और दूसरा वाला दिन बढ़ा, तो इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। अब एक चीज और समझ लीजिए कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन पड़ता है, 1 जनवरी
का दिन बराबर 31 दिसंबर का दिन। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। अगर 1 जनवरी को रविवार है साधारण वर्ष में, तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा, यानी वर्ष का प्रथम दिन जो होगा वही वर्ष का अंतिम दिन भी होगा। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी सन 2021 में अगर 1 जनवरी को सोमवार था, जो भी रहा हो सोमवार था, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? तो जो 1 जनवरी को था वही 31 दिसंबर को होगा। लेकिन यहां थोड़ा सा मामला चेंज है। यहां पर जो 1 जनवरी को पड़ेगा, 1 जनवरी का जो यहां पे दिन पड़ेगा वो 31 दिसंबर को नहीं पड़ेगा। 31 दिसंबर में एक जोड़ दीजिए। इसका मतलब अगर यहां पे सोमवार है तो यहां पर मंगलवार होगा। लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा उस वर्ष 31 दिसंबर यानी वर्ष के आखिर दिन में एक दिन बढ़ जाएगा। सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार है तो बुधवार हो जाएगा, बुधवार है तो बृहस्पतिवार। क्यों ऐसा होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें फरवरी एक दिन बढ़ रही है, इसलिए इसमें एक दिन बढ़ जाएगा। तो ये थी विशेषता साधारण वर्ष की और लीप वर्ष की। अब आज मैं आपको बहुत सरल सरल कुछ सवालें लगा के दिखाता हूं, फिर उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग कठिन सवालों को हल करेंगे, जैसे कि डायरेक्ट तारीख निकालना, दिन निकालना कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, इस तरह के सवाल। लेकिन उसके पहले बहुत साधारण सवालों को पहले हम हल करें। प्रश्न बहुत सरल है, 1 नंबर का प्रश्न है। परीक्षा में इस तरह की बहुत सवालें आती हैं। किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को क्या होगा, यानी कि कौन सा दिन होगा। तो पहले आप समझ लीजिए कुछ इसका कॉन्सेप्ट, फिर आप इसको लगाने में आपको बस 1-2 सेकंड लगेगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो दिन होता है, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाह रहा हूं, इसी सवाल से लिखा है 3 तारीख को क्या है, मंगलवार। 3 तारीख को मंगलवार है। तो दिन की विशेषता ये होती है कि अगर आप उसमें 7 दिन जोड़ दीजिए तो जो भी दिन आएगा वहां भी मंगलवार ही होगा। अगर यहां पे सोमवार है तो यहां पर भी सोमवार होगा, यानी कि जो दिन होता है वो हर 7 दिन के बाद वही आता है। जैसे आज 16 तारीख है और आज है शनिवार, तो अब शनिवार कब आएगा, तो 16 और 7 23 तारीख को शनिवार आएगा। फिर शनिवार कब आएगा, 23 और 7 30 तारीख को शनिवार आएगा। तो इस तरह से जो दिन होता है हर 7 दिन के बाद वही आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सात दिन के बाद आने का मतलब ये होता है कि 7 दूनी 14 दिन के बाद भी वही दिन आएगा। 7 त्रिक 21 दिन के बाद भी वही दिन आएगा। 7 चौक 28 दिन के बाद भी वही दिन आएगा। यानी कि 7 के गुणज वाले अंकों को आप इसमें जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा। तो अगर मैं 7 में 7 चौक 28 जोड़ दूं तो हो जाएगा 31। इसका मतलब कि 31 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। अगर मैं 28 नहीं जोड़ता, अगर मैं 7 त्रिक 21 जोड़ता हूं तो 21 और 3 24 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। और इस तरह से हम चाहे 28 जोड़े चाहे 21 जोड़े, हम दोनों तरह से इस तारीख तक पहुंच जाएंगे। अगर मैंने 28 जोड़ा तो 28 3 31 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। जब 31 को मंगलवार पड़ेगा तो 31 से ठीक पहले 30 होता है, तो 30 को क्या पड़ेगा, मंगलवार से ठीक पहले क्या होता है। ये तो एकदम अपने कॉमन सेंस से ही आप समझ जाएंगे कि अगर 31 तारीख को मंगलवार है तो 31 के ठीक पहले 1 तारीख मतलब 30 तारीख को मंगलवार के ठीक पहले जो होता है वो पड़ेगा। तो यहां से भी आपका आंसर आ गया सोमवार, ये सही आंसर है। यहां से भी आपका आ जाएगा 24 तारीख को मंगलवार पड़ेगा
तो अगर 24 में 6 जोड़ दें तो 30 हो जाता है। तो इसका मतलब कि मंगलवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, मंगल के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो यहां भी सोमवार हो गया। यानी जिस तारीख का पूछा गया है अगर उससे पहले वाला आ गया तो वहां तक पहुंचने में कितना जोड़ा जा रहा है वो जोड़िए और फिर यहां दिन में जोड़ दीजिए। और अगर आप उस तारीख के आगे बढ़ गए तो कितनी बार में उसे नीचे लाएंगे यानी कम करेंगे, कम करके भी आप कर सकते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, दूसरी सवाल है। यहां मैंने लिखा है 5 तारीख और यहां हमने लिख दिया है 25 तारीख। सवाल मान लीजिए एकदम वही, किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को क्या होगा। तो देखिए 5 में 25 तक पहुंचना है तो 21 5 26। अगर मैं 21 जोड़ दूं, 21 क्यों जोड़ा, 7 तारीख 21 तो क्या हो गया 26। तो 26 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। यानी आपको यहाँ 21 जोड़ना है या 14 जोड़ना है या 7 जोड़ना है या 28 जोड़ना है, 7 का ही पहाड़ा वाला गुणज जोड़ना है। तो यानी मंगलवार 26 तारीख को पड़ेगा। हमें 25 का ही निकालना है तो 26 के पहले 25 होता है तो यहां भी मंगलवार के पहले क्या हो गया, सोमवार। तो यहां भी आंसर सोमवार आया। अगर मान लीजिए यहां पर 26 तारीख के बारे में पूछा गया होता तो 21 5 डायरेक्ट 26 हो रहा है तो डायरेक्ट मंगलवार ही होता। मान लीजिए यहां 27 तारीख के बारे में पूछा होता तो 26 को मंगलवार है तो 27 को क्या होगा, 26 प्लस 1 यानी मंगलवार प्लस 1 बराबर बुधवार। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए। अगर इसी का ठीक उल्टा पूछ लिया जाए, उल्टा का मतलब तारीख आगे की दे करके पीछे का पूछ ले, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 8 तारीख को क्या होगा, इस तरह के सवाल पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, आपको 30 में घटा देना है क्या, 7 का पहाड़ा कि 8 के नजदीक आ जाए। या आप पहाड़ा नहीं भी घटाते ना तो ऐसे घटाइए, 30 में 7 घटाया 23, 23 में 7 घटाया 16, 16 में 7 घटाया 9, यहीं पे ठहर जाइए। इसका मतलब 9 तारीख को भी क्या पड़ेगा, रविवार। 7 तिरिक 21, देखिए 30 में 21 गया क्या आया 9, क्या आ रहा है 9 तारीख को रविवार। यानी आप 7 7 भी घटाते जाएंगे तो आपको वहां पहुंचना है जहां के बारे में पूछ रहा है, उसके नजदीक पहुंच जाना है। और डायरेक्ट भी देखिए नजदीक पहुंच गए तो इसका मतलब 9 तारीख को रविवार है, हमें 8 तारीख को निकालना है तो 9 तारीख के पहले 8 तारीख आता है यानी कि 9 में अगर हम 1 घटा दें तो 8 आता है तो इसका मतलब कि रविवार में भी 1 घटा दीजिए तो क्या आएगा, शनिवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। तो इस तरह की परीक्षा में जो सवाल आती है 1 नंबर की आती है और 1 नंबर आपका सॉलिड है, क्लियर है। छोटी तारीख यानी पहले की तारीख देख करके आगे का पूछेगा तो आपको जोड़ते जाना है, आगे का देख करके पीछे का पूछे तो घटाते जाना है, दोनों में वही उत्तर आएगा। जैसे 1 तारीख को अगर रविवार है, मान लीजिए 1 तारीख को है रविवार तो 1 में 21 जोड़ेंगे तो 22 तारीख को भी रविवार पड़ेगा, ठीक है ना। 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को रविवार पड़ेगा, 14 जोड़ेंगे तो 15 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। इसी तरह से अगर 15 तारीख को रविवार है तो 15 में 7 घटाएंगे तो 8 तारीख को भी रविवार पड़ेगा, 15 में 14 घटाएंगे तो भी 1 तारीख को रविवार पड़ेगा। तो 7 या 7 का गुणज घटाओ तब भी वही दिन, 7 या 7 का गुणज जोड़ो तब भी वही दिन। तो इस तरह से आपकी एक सवाल यहां से पक्की है, ठीक। अब एक जो प्रश्न पूछे थे उसको देख लीजिए कैसे लगाएंगे हम। प्रश्न था कि भारत को आजाद हुए आज के डेट में कितना समय हो गया है, यही प्रश्न था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था तो आज का डेट क्या है, 2021 है, महीना जनवरी का है और तारीख मतलब चूंकि कल का प्रश्न था तो कल तारीख थी 15, तो 15 जनवरी 2021।
आजाद कब हुआ था? 1947 में। महीना था अगस्त का, यानी कि 8वां, तारीख थी 15। तो 15 में 15 घटाया, कुछ नहीं बचा, 0। 1 में से 8 घटेगा नहीं, बगल वाले से उधार मांगा, तो यहाँ 12 महीना इसने उधार दिया और यहाँ हो गया 2020। ठीक है। अब 12 और 1 13, 13 में 8 गया 9, 12 महीना ये, 1 महीना ये, 12 1 13 महीना, 13 में से 8 गया, सॉरी 5, और यहाँ पे 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, और 11 में से 4 गया 7, यानी 73 वर्ष 5 माह। दिन नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते जाइए, बहुत आगे जाएंगे। आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, इसे नोट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए।